हेलो। इस आज के क्लास से जुड़े हुए सभी लोगों का मेरा नमस्कार। मेरा नाम हरिमंगल सिंह बाढ़ में मैं व्याख्याता हूँ। आज जो MARD का MRD 101 का जो पहला क्लास मेरा है, उसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को शुरुआत में बता दूं कि इस MRD 101 पेपर में यह जो पेपर है यह ग्रामीण विकास से संदर्भ में है। यह ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ में है। भारत के ग्रामीण विकास की जो भी गतिविधियां हैं उनसे रिलेटेड यह पेपर है। इसमें 5 ब्लॉक है। 5 ब्लॉक है। और तो आज मैं फर्स्ट ब्लॉक से शुरुआत करता हूं। तो 5 ब्लॉक में आज फर्स्ट ब्लॉक से शुरुआत करता हूं। इसमें फर्स्ट ब्लॉक में 5 यूनिट है। 5 यूनिट में पहले यूनिट में ग्रामीण समाज का परिचय की चर्चा है। दूसरे यूनिट में ग्रामीण जनसंख्या या डेमोग्राफी कहिए, डेमोग्राफी की चर्चा है। और तीसरे यूनिट में ग्रामीण आर्थिक संरचना की चर्चा है। मतलब कि इसमें आप कैसे हम ग्रामीण गतिविधियों से, जैसे कृषि या अन्य ग्रामीण जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनसे कैसे हम ग्रामीणों को रोजगार, ऋण, श्रम, इनसे जुड़े हुए मुद्दे की चर्चा इसमें है। और अंतिम जो है यह यूनिट है ग्रामीण निर्धनता से संबंधित, ये पॉवर्टी से, कि गाँव में जो लोग हैं, गांव से लोग जुड़े हुए हैं, उनकी कैसे विकास किया जाए, कैसे उनकी निर्धनता को दूर किया जाए, या क्या उनका स्टेटस है, कैसे वो रहते हैं, कैसे उनका आकलन किया जाए, कैसे निर्धनता को दूर किया जाए, कैसे गरीबी को दूर किया जाए। यह हमारे इस पूरे फर्स्ट ब्लॉक में इसकी चर्चा है। ऐसे तो इग्नू ने 1991 में ग्रामीण विकास के ऊपर अध्ययन की शुरुआत की थी। इग्नू 1991 में इग्नू ने ग्रामीण विकास अध्ययन में शुरुआत किया था। उसकी आवश्यकता महसूस हुई और इसके द्वारा एक कमेटी की बैठक हुई और ग्रामीण समाज के बारे में अध्ययन को इग्नू ने शुरू किया। हम ये जानते हैं कि भारत गांव का देश है और यहाँ की बहुत अधिक जनसंख्या, मैंने कहने का मतलब कि जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक गांव में बसता है। 1901 में जो हमारी जनगणना हुई उसके अनुसार 90% के लगभग आदमी गांव में रहता था। धीरे धीरे उसकी संख्या घटती गई। 1961 की जनगणना के अनुसार करीब 82% आदमी गांव में बसने लगा। गांव से पलायन होने लगा। फिर 2001 में 72% आए। 2001 के बाद फिर 10-11 में जनगणना हुई, उसमें गांव में रहने वाले की संख्या 64-65% के आसपास हो गई। अब तो इधर जो आकलन होगा तो पता चलेगा कि आगे जनसंख्या के क्या हिसाब है गांव में रहने का। लेकिन फिर भी हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारतवर्ष की बहुत बड़ी आबादी गांव में बसती है और गांव से जुड़े हुए हैं लोग। इसलिए इसके संदर्भ में इसकी पूरी चर्चा करने की आवश्यकता है। पहले हम लोग ये अध्ययन करेंगे कि हमारा ग्रामीण समाज कैसा है। ग्रामीण समाज का एक परिचय पहले हम देंगे। ग्रामीण समाज किस रूप में हमारा व्यवस्थित है, कैसे हम रहते हैं, कैसे वहाँ की व्यवस्था है गांव में। तो 2001 की जनगणना के अनुसार जो मैंने बताया कि जो 72% या 72 या 73% आबादी जो गांव में रहती थी, उसमें गांव में बसने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। और उसके हिसाब से आज के संदर्भ में गांव में बसने वाली संख्या में बहुत का अंतर नहीं रह गया है। उस वक्त 72-73% था, आज 65-66% भी आदमी गांव से जुड़े हुए हैं। लेकिन गांव की रूपरेखा पहले की अपेक्षा धीरे धीरे बदलती जा रही है, बहुत परिवर्तन आ गया है। हमारा कहने का अर्थ है कि ग्रामीण गांव के इसमें जो हम आज अध्ययन करेंगे कि ग्रामीण समाज की कल्पना कैसे करेंगे, गांव के
रचना कैसे होती है, ग्रामीण समाज का एक परिचय हम इसमें आज देंगे इस अध्ययन में, कि जनसंख्या जो होती है गांव की, उसका आकार और घनत्व के आधार पर ग्रामीण समुदाय को परिभाषित किया गया है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में ग्रामीण शब्द को एक आमदनी के स्तर पर भी जोड़ा गया है। बहुत सोचा जाता है कि गांव जो है हमारे जो है आमदनी देने वाले गांव हैं। अब ऐसे ग्रामीण लोगों की छवि छोटे बड़े सभी गांवों के रूप में हो सकता है, लेकिन उसमें सोचा गया कि जब बहुत अधिक जनसंख्या गांव में रहती है तो हो सकता है कि गांव में आमदनी देने वाले गांव हो। तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1991 की जनगणना के अनुसार हमारे अविभाजित उत्तर प्रदेश, जो आज उत्तर प्रदेश 2 भाग में बट गया है, 1,12,566 गांव थे। इसके बाद मध्य प्रदेश के गांवों की संख्या आती है, इसमें 71,000 के करीब गांव थे। बिहार में करीब 67,000 गांव थे। उड़ीसा में करीब 46,000 गांव थे। महाराष्ट्र में उससे थोड़ी कम संख्या है। सबसे कम संख्या सिक्किम और नागालैंड का है, जहां पर गांवों की संख्या सिक्किम में करीब 440 गांव है और नागालैंड में 1,112 गांव है। इनकी संख्या धीरे धीरे इसमें कम है। एक तरफ हम इन गांवों को देखते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, नागालैंड, ये सब गांवों को देखते हैं। दूसरी तरफ हमारे गांव के, हमारे पंजाब हरियाणा के भी कुछ गांव हैं, जिन गांवों को हम समृद्ध गांव कहते हैं। बहुत से परिवार जो हैं हरियाणा और पंजाब के, कहिए ज़्यादातर, या गुजरात भी उसमें जुड़ा हुआ है कि बहुत से लोग विदेशों में रहते हैं। विदेशों में बसने के कारण उनके गाँव की आमदनी बहुत अधिक है। वे समृद्ध गाँव हैं और वे गाँव जो हैं उनका पैसा, अधिकांश आबादी गाँव में रहने वाले वृद्ध लोगों की है। उनके बच्चे विदेशों में रहते हैं, इससे उनकी आमदनी अधिक है और यहाँ खेती भी उच्च कोटि की है। तो इस तरह गांव है। दूसरे तरह से हमारे बिहार, उड़ीसा और हमने बताया कि ये मध्य प्रदेश के गांव जो हैं, इनकी स्थिति के अनुसार से बहुत अंतर है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के गांव और निर्धन की श्रेणी में आते हैं। दूसरी जगह पर राजस्थान के गांव हैं, यहाँ पर वर्षा कम होती है, शुष्क वातावरण है, यहाँ पर क्या कहते हैं, मरुस्थल का ज़्यादा हिस्सा है, वहाँ भी गांव बसे हैं। अब यहाँ पर गांव की संरचना का अगर विचार कीजिए तो जैसे दिल्ली हमारा है, दिल्ली जो भारत की राजधानी है, तो इसके आसपास भी गांव हैं। लेकिन दिल्ली के गांवों की स्थिति आप देखिए कि वे गांव जो हैं विकसित रूप में आ गए हैं। ये गांव शहर के इतने करीब हो गए हैं, जैसे दिल्ली का जो भी मोहल्ला है, वजीरपुर है या चंद्रवाल है या परपटगंज है, सब गांव जो है शहर से जुड़ गए हैं और वे गांव जो है शहर के रूप में आ गए हैं। वो गांव के अगल बगल खेती बाड़ी है, उनकी कृषि से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी आबादी जो है शहर से इतनी नज़दीक आ गई है कि उस तरह के गांव भी है। और दूसरी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के और कुछ बिहार के गांव भी है जो आबादी भी बसती है। तो इस तरह हमारा जो देख रहे हैं कि भारत का जो है ग्रामीण जनसंख्या का एक का जो रूप है, जिसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं, आप देखिएगा कि इसमें हम गांव और शहर दोनों की चर्चा करेंगे कि ग्रामीण समाज और शहरी समाज में क्या अंतर है, इनकी परंपरा क्या रही है, कैसे ये गांव जो है शहर के रूप में चले आए, कैसे गांव से शहर की ओर पलायन कर गया। शहर से गांव की ओर तो कम लोग गए हैं, लेकिन गांव से शहर की ओर लोग की आबादी जो है बहुत ज्यादा। उसी में हमने बताया कि पहले जनसंख्या जो थी वो 90% के आसपास, बहुत पहले, आज़ादी के पहले जुड़ी हुई थी गांव से। धीरे धीरे उनकी संख्या घटती गई। आज करीब 65-66% जो है व्यक्ति गांव से जुड़े हुए हैं। तो उनका शहर की ओर पलायन हो गया, शहर की ओर वो जुड़ते चले गए और उनकी आबादी उधर शहर में बढ़ती गई। इस तरह देखने से हमें लगता है कि ये जो भारतीय गांव का एक छोर जो है, दो छोर में गांव बटा हुआ है। एक छोर जो ग्रामीण समाज से बटा हुआ है, दूसरा छोर जो शहर से भी जुड़ा हुआ है। दोनों तरह तरह की स्थितियां हमारे ग्रामीण समाज में आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम गांव से ही जुड़े हुए हैं, शहर से मतलब नहीं है, शहर का भी हिस्सा है जो गांव से जुड़ा हुआ है। ये हिंदुस्तान के हमारे जो गांव हैं, ऐसे तो जो आप
क्या कहते हैं, विकसित देश जो हैं, जो डेनमार्क हैं, अमेरिका हैं, कनाडा हैं, वहाँ भी गांव हैं। लेकिन उन गाँवों की संरचना, जिन्हें कंट्री साइड कहते हैं, एक अर्थ में हिंदी में उसे देहात भी लोग कहते हैं, कि देहात भी कहा जाता है या कंट्री साइड कहते हैं। तो उनके गांव जो होते हैं और हमारे भारतीय समाज के गांव में बड़ा अंतर होता है। वहाँ जो पश्चिमी देश के गांव है, वहाँ जो विकसित देशों के गांव जो है, वो उनके एक तरह से मनोरंजन के साधन के रूप में होते हैं। वहाँ सारी शहरों वाली सारी सुविधा वहाँ पर मौजूद है। वो गांव दूरी दूरी पर बसे हुए हैं, छोटे छोटे रूप में हैं, लेकिन शहर की सारी सुविधा वो गांव में मिलेगी। और वहाँ अपना जो है, शहर से अगर फुर्सत मिलती है तो वहाँ गांव में जाते हैं, वहाँ उनका फॉर्म बना हुआ है, वहाँ घर बना हुआ है, सारी सुविधा उस घर में है, और वहाँ जाकर अपना कुछ धीरे वो रहते हैं। हमारे भारतीय समाज में ऐसे गांव बहुत कम हैं। कुछ लोग हैं जो, जिनको हम कह सकते हैं कि जो सो कॉल्ड लोग हैं, जिनको फार्म के रूप में गांव में रख अपना बनाए हुए हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं। हमारा 99% समाज जो उसी से जुड़ा हुआ है, जिस गांव को हम मानते हैं कि गांव जो हमारा जो है, भारतीय गांव जो है, सुविधा विहीन है। अब जो दूर दराज पिछड़े क्षेत्र के गांव हैं, जहां बिजली की सुविधा नहीं है, स्कूल की सुविधा नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, इन सबों की कमियां हमारे भारतीय गाँव में है। जो हमने बताया कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इस तरह के गाँव में जहाँ पर, या कुछ सुदूर पहाड़ी क्षेत्र के गाँव जो हैं, जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जो है, स्कूल की, डिस्पेंसरी की, शिक्षा की, या अन्य प्रकार की सुविधाएं जो हैं, बाजार की, उनको वहाँ नहीं मिलती है हमारे भारतीय गाँव में। तो इस तरह ये हमारे ग्रामीण समाज का रूप हमारे भारतीय गाँव का है। पश्चिम के गाँव से हमारे गाँव बहुत पिछड़े हुए हैं। अब जो है, एक ग्रामीण समाज का जो हम लोग नमूना देखते हैं, इसको हम 2-3 खंडों में बांटते हैं। जैसे ग्राम कहते हैं, कहीं कहीं देहात कहलाता है, कहीं कहीं लोक कहलाता है, जो ग्राम, देहात, लोक, जिसे अंग्रेजी में फॉल्क कहते हैं। इसमें एक भारतीय समाज शास्त्र के, एक भारतीय कहते हैं, वो विदेशी एक समाज शास्त्र के एक विद्वान है, रॉबर्ट रेडफील्ड। इनका बहुत गहरा अध्ययन है गांव के स्थिति के ऊपर। इन्होंने मैक्सिको वगैरह के गाँव का अध्ययन किया है, फिर कुछ भारतीय गाँव का अध्ययन किया है। इस आधार पर उन्हें गांव को, देहात को और फल को कई भागों में बांटा है। उनका कहना है कि जैसे हमने देखा है कि कुछ जो गांव जो होते हैं, वो परंपरागत रूप में अपना, वो परंपरा के ऊपर में ज्यादा विश्वास करते हैं। ग्रामीण समाज की एक पारंपरिक रीति रिवाज होती है, एक प्रक्रिया होती है, एक लोक शैली होती है, एक उनकी संस्कृति होती है। उसी के आधार पर वे करते हैं, उसी के आधार पर चलते हैं। तो उनके अनुसार, जैसे ग्रामीण शब्द, ग्रामीण समाज का जो अर्थ होता है, उनका कहना है कि जहाँ पर कहीं कहीं दूर आबादी में, कहीं कहीं कम आबादी में पुलिस थाना, अस्पताल, स्कूल, डाकघर, क्लब जैसी सुविधाएं मिल जाती हैं, ग्रामीण समाज का उनका रूप, उनका कहना है। जो उन्होंने कुछ गांव का जो अध्ययन किया है रेडफील्ड में, उसके आधार पर गया। जो ग्रामीण आबादी समूह में रहती है, एक जगह बसी रहती है। अब भारत में हमारे यहाँ गांव जो है, गांव का रूप बहुत बड़ा नहीं है। हमारे यहाँ करीब 5,000 की आबादी वाले बहुत कम गांव हैं। 50% से अधिक आबादी है इस गांव की, जहां पर हमारे यहाँ 50% जो कहिएगा गांव जो है, जिनकी जनसंख्या 5,000 से कम है। हमारे भारतीय समाज में इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा एरिया है हमारे यहाँ, फिर भी 5,000 से जनसंख्या वाले गांव बहुत कम है। ज़्यादातर हमारे यहाँ भी छोटे छोटे गाँव के रूप में है। केरल वगैरह में कुछ गांव हैं जो बड़े बड़े रूप में हैं, जिनको कहा जाता है उनकी आबादी कुछ जहाँ तहाँ ज़्यादा है, लेकिन बहुत अधिक इनकी संख्या वहाँ पर नहीं है। अब हम इसको, इन गाँवों को थोड़ा सा हम शहरी समाज से तुलना करते हैं कि ग्रामीण समाज और शहरी समाज में हमारा क्या अंतर है। हमें इसको देखना है, इसको जानना है। तो अब देखिए कि ग्रामीण समाज और शहरी समाज में हमारे यहाँ अंतर हो जाता है, हमारे भारतीय गांव में अंतर से हो जाता है। जैसे बहुत सारे गांव जो हैं, मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे गांव जो हैं, वो गांव के लोगों का पलायन शहर की ओर गया है।
तो इसी में रेडफील्ड या मिल्टन सिंगर कुछ जो समाजवादी या थी समाजशास्त्री हुए हैं, उन लोगों ने बताया है कि जो गांव शहर के रूप में परिवर्तित होता है, कहने का मतलब कि जो गांव शहर के रूप में परिवर्तित हो, वो उसको विकासवादी शहर कहते हैं। उसको अंग्रेजी में अर्थोजेनेटिक सिटीज कहा जाता है। अर्थोजेनेटिक सिटीज, जो गांव शहर के रूप में चला आता है। जैसे हमने उदाहरण दिया कि दिल्ली के कुछ गांव जो है वो शहर के रूप में आ गए हैं, तो वैसे गांव को एक एक विकासवादी शहर के रूप में हम लेते हैं। और एक दूसरा होता है विजातीय शहर, हेट्रोजेनेटिक शहर, जो भारत में औपनिवेशिक काल से, पुराने जमाने से वो गांव अपना चला आ रहा था। तो वैसे शहर जो होते हैं, यानी कहने का अर्थ है कि जो गांव शहर के रूप में आ गया वह विकासवादी शहर हो गया, और जो शहर जो है एक पुराने जमाने से चला आ रहा है, उस तरह के शहर जो हैं वो विजातीय शहर होते हैं। ऐसे शहरों में आए व्यक्तियों पर कोई मूल परिवर्तन नहीं होता है। उनमें कोई, उनका कोई वैसा अस्तित्व नहीं होता है कि वे उस पर प्रभाव डालें। जो जो विजातीय शहर वाले गांव हैं, उनका कोई ऐसा कोई सामाजिक प्रभाव ऐसा नहीं होता है। लेकिन विकासवादी शहर के जो गांव हैं, जिनकी उत्पत्ति गांव से शहर के रूप में होती है, उनमें कुछ उसका अपना कुछ अपनी संस्कृति होती है, उनकी कुछ परंपरा होती है। उस परंपरा में विविधता शामिल होती है। उस परंपरा के अनुसार वो बढ़ते जाते हैं, उनमें परिवर्तन आते रहता है। उनमें एक क्या कहते हैं कि एक घुलने मिलने की संस्कृति होती है। क्योंकि ऐसा होता है, हम लोग भी देखते हैं, हम लोग भी, आप सभी लोग गांव से जुड़े हुए हैं, कि गांव की एक अपनी एक परंपरा होती है, एक उनकी संस्कृति होती है, एक उनका समाज होता है, एक ऐसी स्थिति है जिसको वो पालन करते चले आते हैं। वो उसको पालन करते चले आते हैं, वो चलते रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसका कारण है कि हमारे भारतीय गांव जो हैं एक तरह से इस तरह की परंपरा से जुड़े हुए हैं। इस तरह की आगे हम चर्चा इस पर करेंगे कि परंपराएं क्या होती है, लेकिन यहाँ पर हम एक शॉर्ट रूप में दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि वे, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। उनका जो आर्थिक पोजीशन होता है, जो राजनीतिक होता है या सामाजिक होता है या सांस्कृतिक होता है, सब तरह की गतिविधियां गाँव में होती हैं, तो उनमें बहुत परिवर्तन उनमें नहीं होता है। इसका कारण यह है कि उनकी उत्पत्ति मूल रूप में तो गांव थे, लेकिन वो शहर के रूप में आ गए, और शहर में आए तो अपनी वो परंपरा को पकड़े हुए हैं, उसमें वो परिवर्तन नहीं करते हैं, वो उनका चलते रहता है, वो उस पर कोई असर नहीं डालते हैं, वो अपनी परंपरा के अनुसार चलते हैं, अपना जो भी है एक समाज उनका अपना चलते रहता है। और जो हमने बताया कि एक जो विजातीय शहर होते हैं, जो हेट्रोजेनेटिक सिटी कहते हैं जिसको, तो उनके सामाजिक प्रभाव भी अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होती है, क्योंकि वो पहले से शहर थे, और वो शहर के रूप में थे, वो छोटे रूप में रहे और बड़े रूप में, लेकिन शहर के रूप में वो थे। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि है विकासवादी शहर और विजातीय शहर का रूप जो होता है, ये गांव से शहर के रूप में बदलने से होता है। इस तरह का हम आते हैं। तो इस तरह ग्रामीण और शहरी समाज का जो हमने अध्ययन किया, इसमें हम आपको एक चीज बता देते हैं आप लोग, कि इसमें आपने देखिएगा कि इस खंड में या इस ब्लॉक में आप देखिएगा कि एक जो शहरी शहरों में क्या विशेषताएं होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या विशेषताएं होती है, उसका अध्ययन कुछ समाजशास्त्रियों ने लोगों ने किया है। उनका कहना है कि ग्रामीण समुदाय के लोग अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो उतना एक्टिव नहीं होते हैं। ग्रामीण समाज के लोग, ग्रामीण समुदाय के लोग जो है अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, वो क्योंकि पुराने जमाने से उनका शोषण जो लगातार होते आया है, ग्रामीण समाज में ऐसी स्थितियां थी हमारे भारतीय समाज के, तो उनको इनको ये लोग विद्वानों ने बताया है कि वे दुर्बल रूप में थे, उनमें परिवर्तन नहीं आ रहा है, और वे अपना शोषण के रूप में, शोषण की स्थिति को वो पकड़े हुए हैं, उसी के आधार पर वो अपना चल रहा है, उनमें बहुत परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो क्योंकि उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक
ये गतिविधियां जो हैं इस तरह के हैं, उनका कुछ उनका संगठन, उनका कुछ क्या कहिएगा उसको, संगठनात्मक पहलू है, ऑर्गेनाइजेशनल उसका स्ट्रक्चर है, वो भी कुछ अलग ढंग का है। उनका कुछ भौगोलिक स्ट्रक्चर ऐसा है, कुछ सामाजिक स्ट्रक्चर ऐसा है, कुछ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा है, वो उनमें परिवर्तन बहुत नहीं होता है, वो अपना उसी रूप में पड़े रहते हैं। इसलिए हमारे भारतीय गाँव में, भले गांव आज हम जिस रूप में हम भारत के गांव को देख रहे हैं, पहले की अपेक्षा जो आज के आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद से गांव में बहुत विकास हुआ है, बहुत परिवर्तन हुआ है। बहुत जहाँ पर कोई हमारे आगे हम पढ़ेंगे तो बताएंगे कि जैसे आवागमन का साधन नहीं था, बिजली की सुविधा नहीं थी, हॉस्पिटल भी नाम मात्र थे, धीरे धीरे आए हैं, लेकिन उनकी एक अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि जो है उसमें परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि वो उसी समुदाय के बीच, उसी जाति के बीच, उसी लोगों के बीच वह पकड़े हुए रहते हैं और वहीं पर रहते हैं और उसी संबंध में वो रहते हैं और वो अपना एक एक सामाजिक गतिविधि के रूप में वो रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन। इसका कारण वो बता रहे हैं, विद्वान कह रहे हैं कि गांव में जो है इनके विरुद्ध कोई ऐसा आंदोलन नहीं होता है, उनमें कुछ राजनीतिक गतिविधि नहीं होती है, इसलिए उस परंपरा से चलते हैं। कुछ धार्मिक चीज भी है, कुछ धार्मिक परंपरा भी जिनको जुड़े रहती है, धर्म से भी जुड़े हुए हैं, कुछ रामायण से हैं, हमारों का हम लोग का कुछ गीता से जुड़े हुए हैं, कुछ अन्य प्रकार के धर्म ग्रंथ हैं उनसे जुड़े हुए हैं, उसके चलते हुए उस परंपरा को पकड़े हुए रहते हैं, उनको वो नहीं छोड़ते हैं, वो उस परंपरा के रूप में रहते हैं। शहरों की एक अलग विशेषता होती है। हमने ये बात आया कि गाँव का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि भाई गाँव में इस तरह के ये कोई नियंत्रण गतिविधि नहीं होती है, कोई निर्णायक राजनीति नहीं होती है, इस तरह की बातें होती है। गाँव में जो अपना खेती करता है, खेती में लगा हुआ है, पशुपालन का काम करता है, पशुपालन में लगा हुआ है, उनको अगर कृषि और पशुपालन में बहुत मुनाफा नहीं हुआ फिर भी उसके विरुद्ध वो आवाज नहीं उठाते हैं, वो अपना चलते रहता है। दूसरी ओर जो शहरों के लोग होते हैं, शहर में जो हमने बताया था, तो शहरों की तुलना कुछ विद्वानों ने की है, जैसे लुइस लुइस बर्थ वगैरह ये सब जो होते हैं, उन लोगों ने शहर की तुलना गांव से की है। उनका कहना है कि शहरों की आबादी जो होती है घनी होती है, घनी आबादी के चलते वहाँ पर कई तरह के लोग बसे रहते हैं, कुछ विभाजन होता है, कुछ विजातियाँ होती हैं, कुछ समाज उनका अलग होता है। और शहरों के लोग, शहरों में जो लोग जाके बस जाते हैं, जो आते हैं, वो उनका उद्देश्य वही होता है कि हमें अधिक से अधिक लाभ कमाना है, अधिक से अधिक हमको उद्योग करना है, अधिक से अधिक हमको व्यवसाय करना है। मैंने गांव में तो एक परंपरा ढंग से आप चल रहे हैं, लेकिन शहरों में एक परंपरा तो होती है कि उनको आगे अपना बढ़ना है, उनको आगे उसको पकड़ना है, उसको उच्च कोटि का। तो इसका कहने का मतलब कि जो उच्च कोटि के लोग होते हैं वह शहर की ओर पलायन करते हैं और शहर की ओर जाते हैं और शहरों से अधिक सुविधा के लिए, अधिक से अधिक आमदनी के लिए, अधिक से अधिक आर्थिक विकास के लिए, अधिक से अधिक अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह शहर की ओर जाते हैं और शहरों में उनकी पूर्ति होती है। इसमें एक चीज थोड़ा सा और हम अध्ययन कर लेते हैं, जैसे हमने इसमें इसमें आप जानिएगा कि गांव की संरचना में कुछ जनजातियां हमारे यहाँ है, क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि ये हमारी जनजाति है, मूल रूप से हिंदुस्तान की ही जनजाति है जो गांव में बसी हुई है। तो जनजातियां जैसे जिसको ट्राइबल हम कहते हैं, ट्राइबल रूप में, और ट्राइबल का एक संविधान में राष्ट्रपति के द्वारा एक उसका एक अधिकार भी दिया गया है, उसकी व्यवस्था भी की गई है, उनको अलग तरह की सुविधा दी गई है। तो ट्राइबल जातियां भी जो हैं वो गांव में बहुत मात्रा में बसी हुई हैं। तो ट्राइबल कहने का अर्थ है कि जैसे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह को आप छोड़ दें, बाकी जो हैं हमारे भारत के और जो स्टेट हैं और जो राज्य हैं, उनमें ट्राइबल जातियां बहुत सारी हैं। उसको जनजातियां, हिंदी में उसको जनजातियां कहते हैं कि जनजातियां बहुत बसी हुई हैं। उड़ीसा में सबसे अधिक जनजातियां हैं, उड़ीसा में उन जनजातियों की संख्या करीब 68 है। ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान में जो जनजातियां हैं उनकी उनकी वो करीब 698 प्रकार के अनुसूचित जनजातियां हैं, 698 प्रकार की, जिसमें उड़ीसा में लगभग सबसे अधिक है, जिनका जिनकी संख्या 68 है। संख्या मतलब कि कहने का मतलब कि उस प्रकार की, प्रकार उनका जो है, संख्या का ये मतलब नहीं कि 68 जनजातियां हैं, उनकी प्रकार है।
तो ये जो हमने बताया कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और ये सब चंडीगढ़ वगैरह को छोड़कर बाकी देश के अन्य भागों में, उड़ीसा में कुछ अब तो बिहार से बट के झारखंड हो गया, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, इन सब प्रदेशों में जनजातियां बहुत सारी बसी हुई हैं। उनको हम लोग गाँव के मूल निवासी के रूप में देखते हैं। वे आदिकाल से गांव में बसी हुई हैं और गांव में अपना जो भी है उसी परंपरा में, उसी उसी हिसाब से, अपना उसी संस्कृति में, उसी भौगोलिक रूप में वे जनजातियां बैठी हुई हैं। उनमें थोड़ा सा जनजातियों में अन्य जातियों की अपेक्षा, अन्य ग्रामीणों की अपेक्षा, अन्य गाँव की अपेक्षा पिछड़ापन ज़्यादा है। जनजातियों में पिछड़ापन ज़्यादा है, इसलिए हमारे भारतीय संविधान में उनकी व्यवस्था की गई है। उन्हें अनुच्छेद 342 कहिए, 342 में उनकी व्यवस्था की गई है, राष्ट्रपति के द्वारा संविधान में व्यवस्था की गई है। इनको जनजातियां हम कहते हैं। उनमें साक्षरता दर कम है, उनमें गरीबी ज़्यादा है, उनमें कृषि के प्रति खेती का भी बहुत ज़्यादा विकसित रूप उनके पास नहीं है। इस तरह वे जनजातियां पृथक पृथक रूपों में हमारे यहाँ बसी हुई हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो भी जनजाति समाज है उसका बाहरी जगत से, बाहर के जो हमारे भारतीय समाज है उनसे वे कटे हुए हैं, उनसे उनका संबंध बहुत कम जुड़ा हुआ है। अब धीरे धीरे मान लीजिए गांव का विकास हो रहा है, हमारे गांव विकसित हो रहे हैं, उन जनजातीय क्षेत्रों में भी सरकार जो है ध्यान दे रही है, तो इस तरह उनकी संख्या होती जा रही है, उनका विकास होते जा रहा है। लेकिन ऐसे आप देखिए तो आज भी वो पिछड़े हुए रूप में है। कारण ये है तो उनके जो उनकी जो उनके उन्हें जो खेती के अलावा और कोई विकास के साधन उनके पास मौजूद नहीं है। वो खेती उनकी इस तरह की उन जातियों की है कि वो वो खेती को उस तरह से, मैंने कहने का मतलब कि व्यावसायिक रूप में नहीं करते हैं। खेती उनकी है जो रोजी रोटी के रूप में है, जो उनका पेट भर जाता है, उनकी वो अपनी जो आवश्यकता है, मूल आवश्यकता कुछ पूरी हो जाती है। उस तरह से वे जनजातियां जो है खेती के रूप को नहीं लाई हैं, नहीं हुआ है उनका विकास। इसलिए आज भी उनका समाज जो है, जनजातियों का समाज, उसी तरह से जनजातियां रहती हैं। खेती बाड़ी वो करते हैं, वो मिट्टी से जुड़े हुए हैं। कई विद्वानों ने बताया है कि मिट्टी से जुड़े हुए हैं। जैसे बहुत सारी जनजातियां जो है जड़ी बूटी का काम करती हैं, खिलौने का काम करते हैं, टोकरी बनाती हैं, मधु वगैरह, शहद जो कहते हैं उसके निकालने का काम करती हैं। या हम लोग पहले भी पढ़ते आए हैं कि जो जनजातीय क्षेत्र में औषधीय खेत और ये क्या कहिएगा उसका, मूल जो हमारा जड़ी बूटी की दवा, कुछ पूजा पाठ से संबंधित, कुछ दैवी शक्तियों से संबंधित, वे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उस पर ज़्यादा वो भरोसा करते हैं। पूजा पाठ का काम करेंगे, जड़ी बूटी का काम करेंगे, उससे पर कुछ लोगों को इलाज करते हैं, कुछ उन पर असर, उससे अपना कुछ उनकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। कहने का मतलब कि इससे उनके अपना जो भोजन, वस्त्र, छोटी मोटी आवास की समस्या जो है दूर हो जाती है और वे उसको पूर्ण करते हैं। उसमें होता क्या है कि वो जो हमने बताया कि जो उनके पास जो परंपरागत जो उनकी जो है पैसे जो हैं उस पर वो निर्भर हैं, मैंने जड़ी बूटी से, कुछ दैवी शक्तियों से अपना कुछ दूसरे तरह के व्यवसाय करते हैं, उसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। वे ज़्यादातर साहूकारों, जमींदारों के चंगुल में फंस जाते हैं और इसके वजह से उनका शोषण शुरू हो जाता है। उनके शोषण की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है और उनका विकास नहीं हो पाता है। इसलिए भारत सरकार ने ऐसी जनजातियों पर ध्यान देना बहुत शुरू किया है। उनके लिए काम शुरू होता है, खेती बाड़ी का उनका विकास किया जा रहा है, उनमें परिवर्तन हो जाता है, उनमें शिक्षा की भी व्यवस्था की जा रही है कि उनकी शिक्षा की व्यवस्था हो और उनमें कुछ परिवर्तन आए। अब वो जनजातियां जो है शिकार खेलना, मछली पालना, बागवानी का कुछ काम करना, छोटी मोटी खेती का काम करना, कला शिल्प जैसी छोटी मोटी, जैसे हमने बताया कि टोकरी वगैरह, ये सब जाली वगैरह बनाते हैं, खिलौने का काम वो करते हैं। लेकिन इससे जहाँ, और दूसरी ओर जो गांव, जो जिस गांव के लोगों का जो कृषक रूप में हमने बताया कि जो ये जनजाति जो खेती के रूप में होते हैं, उनको खेती बहुत उच्च कोटि की होती है।
जैसे हमने उदाहरण दिया कि पंजाब, हरियाणा, कुछ बिहार के भी कुछ एरिया हैं जहाँ की खेती उच्च कोटि की है, कुछ हमारे उत्तर प्रदेश के भी इलाका है जहाँ की खेती जो है, जो बाढ़ से प्रभावित इलाके नहीं है, वहाँ की खेती भी उच्च कोटि की है, वहाँ भी उत्पादन बहुत आता है। आज हम लोग देख रहे हैं कि एक भारत सरकार के द्वारा आंदोलन, भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, वो उपज की मांग के लिए, एमएसपी के लिए, जो आंदोलन बहुत दिनों से चल रहा है, सभी आप लोग जानते हैं, जो दिल्ली के आसपास धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो कहने का मतलब कि इसमें वैसे गांव जहाँ की खेती उच्च किस्म की है, जहाँ सोचते हैं कि खेती को एक व्यवसाय रूप दिया जाए, खेती से लाभ अधिक से अधिक, में तो कुछ राजनीतिक पहलू भी है, लेकिन वो भी है कि भाई खेती से, खेती के दाम हमें मिले, जो खेती हम करें उसका लाभ हमको मिले, अधिक से अधिक हम उत्पादन जो करते हैं उसका जो लागत हमारी आती है वो निकले, और हमारे किसान जो हैं खुशहाल हों, उनकी आर्थिक स्थिति बढ़े। इसलिए मैंने उदाहरण दिया पंजाब का, तो पंजाब में बहुत सारे लोग जो हैं वो गांव से भी थी शहर से भी जाकर गांव में खेती करते हैं। हरियाणा में बहुत से लोग जो हैं जो शहर से भी जाकर गांव में खेती करते हैं, उन्हें लगता है उसमें लाभ है, उस तरह से वो अपना उत्पादन करते हैं और उन्हें आमदनी होती है और वो प्राप्त करते हैं। तो इस तरह हमने बताया कि जनजातियां तो छोटे छोटे समूह बनाकर जहाँ तहाँ फैली हुई रहती हैं, जिनका व्यापार और बिजनेस है या जो व्यवसाय कहिए, जो व्यवसाय उनका जो है जीवन यापन का, मछली पकड़ना या जड़ी बूटी का निर्माण या टोकरी बनाना, खिलौने बनाना, ये इनके अपना एक समूह होता है, वे अपने रिश्तेदार नातों से के बीच रहना चाहते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को समाज शास्त्र में हैमलेट कहते हैं। समाज शास्त्र के साहित्य के ऐसे व्यक्तियों के समूह को हैमलेट कहते हैं, जो जनजातियों के रूप में एक जगह अपना बसे रहते हैं। उनका फैलाव बहुत बड़े क्षेत्रों तक नहीं होता है, जितने में है उतने ही तक रहते हैं, लेकिन उन्हें हेलमेट रूप में कहा जाता है, हेलमेट के समूह को प्रशासनिक रूप में लिया जाता है। तो इस तरह हमने बताया कि जो जनजातियां जो कई प्रकार की हैं, जिनका हमने उड़ीसा का उदाहरण दिया, या बिहार के, झारखंड कहिए कि उनका उदाहरण दिया, छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया, इस तरह के जो हैं, तो इन जनजातियों में उनका परिष्कृत रूप नहीं होता, वो मैच्योर्ड कहने का मतलब कि वे उतना रिफाइन नहीं होते हैं, आज भी पिछड़े हुए हैं, उनकी ओर ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान सरकार दे रही है, लेकिन अभी आज तक उनका उतना विकास नहीं। आज भी आप कभी रूरल साइड में जाइए, उन क्षेत्रों में जाइए जहाँ जनजातियाँ हैं, तो उनकी शिक्षा, उनमें शिक्षा का अभाव है, वहाँ पर स्वास्थ्य का अभाव है, वहाँ पर खेती बाड़ी का अभाव है, वहाँ पर उनके घर मकान उतने अच्छे नहीं हैं, मैंने बहुत सारे आवश्यकता की जो पूर्ति होती है उनको नहीं हो पाता है। इस तरह उनका समाज ये बना हुआ है। तो इस तरह जनजाति, और दूसरी ओर जो कृषक रूप में हमने उदाहरण दिया कि जो समाज कृषक जो खेती के रूप में बंधा हुआ है, जैसे हमारे पंजाब, हरियाणा और यूपी वगैरह के जो कुछ हिस्से हैं जो खेती से जुड़े हुए हैं, उनकी व्यवस्था और जनजातियों की व्यवस्था में बहुत अंतर है। तो इस तरह ये ग्रामीण समाज का एक मैंने आपको परिचय दिया, एक उदाहरण के रूप में कि हमारा भारतीय ग्रामीण समाज की रूपरेखा कैसी है, जिसका अध्ययन हम इस चैप्टर में करते हैं, और उसकी तुलना हमने शहर के समाज से किया। ग्रामीण समाज और शहरी समाज में क्या अंतर है, ग्रामीण आबादी किस ढंग से रहना चाहती है, शहरी आबादी किस ढंग से रहना चाहता है, शहर के रूप को हम क्या कहते हैं, शहर में और गांव में क्या अंतर होता है, इन सब बातों का अध्ययन हम लोगों ने यहाँ पर किया। तो अब हम थोड़ा सा इसमें जो अध्ययन की बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अन्य विशेषताएं क्या होती हैं, हमारे इस ब्लॉग में चर्चा की जाती है, इस ब्लॉग के द्वारा, इस यूनिट के द्वारा, कि ग्रामीण समाज की विशेषताएं क्या हैं, मूल विशेषताएं क्या हैं ग्रामीण समाज की, ग्रामीण क्षेत्रों की क्या मूल विशेषताएं हैं। तो हमने पहले भी बताया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, खेती पर हम निर्भर है, मोटे तौर पर खाद्य उत्पादक इकाइयाँ हमारे यहाँ काम करती हैं, और विभिन्न प्रकार के खेतिहर का रूप जो है विभिन्न प्रकार के हैं। कुछ खेतिहर जो हैं वो मजदूर रूप में हैं, कुछ खेतिहर हैं जिनकी अपनी जमीन है उस पर खेती करते हैं, जो किसान के रूप में है, कुछ कृषक के रूप में है, कुछ मजदूर के रूप में है। तो इस तरह ग्रामीण समाज की स्थिति हमारे। दूसरी तरफ कृषक समाज जो है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक अन्न उत्पादन करता है। कृषक समाज जो है अपनी जरूरत को
पूरा करने के लिए वह अपनी तो पूर्ति करता है, वह समाज की भी पूर्ति करता है। उनके अनाज जो है शहरों की ओर जाते हैं और उन शहरों की ओर से सामान को लाकर वे अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों की विशेषताएं हम बता रहे हैं। इनकी क्या विशेषता है? कृषि प्रधान क्षेत्र है और जो भी खाद्य उत्पादक इकाइयाँ उत्पन्न की जाती हैं, वो खाद्य उत्पादक वो अनाज के रूप में हो, सब्जी के रूप में हो। आज तो देख रहे हैं कि सब्जी और फल का भी उत्पादन बहुत उच्च स्तर पर हो रहा है हमारे गाँव में, बहुत उच्च स्तर पर हो रहा है। दूसरी ओर ये आपको डेयरी का, मछली पालन का, ये सब ग्रामीण क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं, इनका भी बहुत मात्रा में उत्पादन होता है और वे अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन इसलिए करते हैं कि समाज के अन्य लोगों की आवश्यकता की वह पूर्ति करें। कहने का अर्थ हो गया कि उनका उत्पादन इतना अधिक होता है कि समाज के अन्य लोगों की भी आवश्यकता की पूर्ति हो। मतलब कि शहर में रहने वाले लोगों की भी आवश्यकता की पूर्ति उनके द्वारा होती है और इससे उनको आर्थिक लाभ मिलता है। आर्थिक लाभ इस सेंस में हम बता रहे हैं कि अपनी जो उनकी अन्य आवश्यकताएं हैं, जिसका वे उत्पादन नहीं कर पाते हैं, जिसकी उत्पत्ति नहीं हो पाती है उनके द्वारा, उसकी पूर्ति वो करते हैं उसके द्वारा, उस अनाज उत्पादन के द्वारा। तो इस तरह ये एक व्यावसायिक रूप में भी वो खेती के करते हैं। वो हम इस क्षेत्र में बजाते हैं। जनजातीय समाज में ऐसा नहीं है, वो तो अपना गुजर बसर के लिए करते हैं। लेकिन अन्य जो हमारे भारत के गांव हैं, यहाँ खेती की का विकास बहुत हो रहा है, हो चुका है, हो भी रहा है, आगे भी सरकार उस पर ध्यान दे रही है। आगे भी अपना किसान जो है उसमें वहाँ हर तरह के श्रमिक होते हैं, कुशल भी होते हैं, अर्ध कुशल भी होते हैं, अकुशल भी होते हैं, सभी तरह के लोगों का काम वहाँ पर मिल जाता है। इस तरह रोजी रोटी कमाने के साधन तो उनको मिलता है। इसके अलावा जब अधिक उत्पादन होता है तो वह उत्पादन शहरों की ओर जाता है और शहर जो है से लाभान्वित होता है और इससे किसानों को आर्थिक लाभ भी होता है, जो अपने अपने और अपने लोगों की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। क्योंकि किसान भी एक परिवार से जुड़ा हुआ है, उसकी भी आवश्यकता है, उसको भी बच्चों की पढ़ाई की आवश्यकता है, उसको भी मेडिकल की सुविधा की आवश्यकता है, उसको भी कपड़े की आवश्यकता है, उसको भी मकान बनाने की आवश्यकता है। तो इस तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति वो अपनी खेती की आमदनी से धीरे धीरे करता है, अगर उस खेती का विकास उस ढंग से करता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों की एक विशेषता मैंने बताया, ग्रामीण क्षेत्रों की क्या विशेषताएं होती है। तो क्या कहते हैं, लेकिन वह समाज जो है हमारा जो है वह क्षेत्रीय रूप में है, व्यावसायिक रूप में है, आगे की ओर बढ़ने की स्थिति में है, वह धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, या ग्रामीण समाज आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। शहरी समाज का हमने विशेषता, आपको शहरी समाज की चर्चा किया कि शहरों की स्थिति क्या होती है। शहरों में आबादी घनी होती है, ये तो हम देख रहे हैं कि शहरों की आबादी घनी होती है, शहर में ज़्यादा लोग बसते हैं। आज भी बड़े बड़े शहर जो हैं जहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है, क्या कहते हैं, प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर की हो जाती है, ट्रैफिक की समस्या हो जाती है, कुछ आबादी की वजह से सारी समस्याएं शहर में आती है। लेकिन शहरों की आमदनी, शहरों की स्थिति, शहरों के गाँव से थोड़ा अंतर होता है। शहरों में लोग व्यावसायिक दृष्टि से ज़्यादा लोग आते हैं, मिलते हैं, जाते हैं, इसलिए उनका एक मैच्योर्ड रूप में होते हैं, एक क्रमबद्ध तरीके से वे काम करते हैं। उनकी एक सांस्कृतिक विशेषताएं होती है, इस ढंग से वो अपने होते हैं। उनके जितने भी उनसे जुड़े हुए होते हैं, वो जैसे हमने उदाहरण जैसे एक ले लीजिए, जैसे गांव में अगर लोहार का बेटा है जो काम लोहे वगैरह का करता है, तो उसकी कला गांव से उसी पुराने परंपरा से जुड़ी हुई है। वही व्यक्ति अगर शहर में चला आता है तो वह टेक्निकल रूप में जुड़ जाता है, उसकी टेक्निकल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बढ़ने की वजह से वह एक उसको कहिए परिष्कृत रूप में, एक रिफाइंड रूप में काम करता है, तो उसकी आमदनी अलग तरह के बात। जो बर्तन भी है, जैसे बर्तन बनाते हैं लोग, बर्तन बनाने की परंपरा भी गांव में होती है, तो एक पुरानी परंपरा से वह अपना जो बर्तन तैयार करते हैं। आज नए नए आधुनिक ढंग से उसका रूप आ गया, नई नई तरह की मशीनें आती हैं। या आप लीजिए जैसे आजकल आप सबसे लाभकारी चीज़ है जो सोने चांदी के गहने बनते हैं, उनमें भी देखिए गांव में कुछ कुछ लोग करते हैं, कारीगर लोग वही पुराने ज़माने से अपना वो काम करते चले आ रहे हैं।
लेकिन आज शहरों में उसका रूप बदल गया है। तरह तरह की मशीनें आ गई हैं, मशीनों के द्वारा ऑर्नामेंट्स का निर्माण होता है, उसमें आमदनी उन्हें ज़्यादा होती है। कारीगरी उनके पास भी है, वहाँ पर भी है, लेकिन वही कारीगरी का वो टेक्निकल रूप में ले लेते हैं, उसको एक ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग देने के कारण उनका वह उनकी क्षमता बढ़ जाती है और वे अपना उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ा देते हैं। तो इस तरह हमने गाँव के और शहरों की चर्चा की। गाँव का प्रारूप क्या होता है, शहरों की स्थिति कैसे, हमारा भारतीय ग्रामीण समाज किस रूप में चल रहा है, कैसे हम लोग रहते थे, कैसा था, एक कैसी परंपरा थी जिसके अनुसार हम लोग रहते हैं। इसमें एक चीज़ और थोड़ा-सा आप आगे हम बताएँगे कि एक लघु और बृहत परंपरा जो हमारे यहाँ भारतीय समाज में है, लघु और बृहत परंपरा क्या होती है? थोड़ा-सा हम इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लें। तो लघु लघु मतलब लिटिल और उसको उसको अंग्रेजी में लिटिल कह सकते हैं। बृहद मतलब कि उसको विस्तृत कहिए, बड़ा रूप में कहिए या उसको ग्रेट लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन कहिए। लघु परंपरा और बृहद परंपरा ये क्या चीज़ है? पर तो हमने चर्चा की ग्रामीण समाज का स्ट्रक्चर क्या है, जनजातीय क्या स्थिति है, कैसे जनजातीय समाज रहते हैं, कैसे हमारे भारतीय गांव में रहते हैं, कैसे शहरों में लोग रहते हैं, क्या उनकी स्थिति है। अब ये थोड़ी सी इस चैप्टर में इस ब्लॉग में चर्चा बताई गई है लघु और बृहद परंपरा ये क्या चीज होती है, लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन। तो लघु जैसा माना जाता है, विद्वानों के द्वारा बताया गया है, रेडफील्ड वगैरह विद्वान जो अध्ययन किए उनका कहना है कि लघु परंपरा वह गैर साक्षर या निरक्षरों की एक परंपरा है। वो बताते हैं कि हमारे भारतीय समाज के बारे में या अन्य जगह उन्होंने अध्ययन किया कुछ देशों का, तो जो विकासशील कहिए अर्ध विकसित देश वगैरह हैं, उनके अनुसार उनका कहना है कि वे लघु परंपरा जो है जिसमें जो लोग जो रहते हैं वे गैर वह निरक्षर होते हैं, साक्षरता का अभाव उनमें रहता है, वे अविवेकी होते हैं, उनमें तर्क करने की शक्ति कम होती है। वे लघु परंपरा के रूप में जो उनको चला आ रहा है उसी से अपना वो निर्वहन करते हैं और उसी रूप में अपना चलते रहते हैं। जैसे हमने बताया कि जनजातीय के रूप में जो उनकी परंपरा है, या गांव में आज भी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो एक उस अपनी परंपरा से जुड़े हुए हैं। जो अगर बढ़ई काम करता है तो लकड़ी का काम करेगा, लोहार करेगा तो लोहे का काम उसी रूप में करेगा, बर्तन बनाने वाला कारीगर है तो उसी रूप में करेगा, खेती करने वाले अगर हैं तो आज खेती तो है उन्नत किस्म की खेती भी हो गई है, लेकिन वही खेती जो है हल बैल से भी होती थी, डीजल पंप से भी सिंचाई होती है, नहरों का रूप धीरे धीरे तो ये बदलती, तो वो उनका कहना ये है कि ये निरक्षर लोगों की परंपरा है जो उसी पुरानी परंपरा के अनुसार अपना रहते हैं और एक समुदाय के रूप में रहते हैं, अपना उनका घर होता है उसी वहीं पर रहते हैं। यह परंपरा उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी से चलती रहती है और उसी में निवास करते हैं। और दूसरी ओर जो हमने अभी बताया कि जो बृहद परंपरा की चर्चा हमने की कि बृहद परंपरा क्या है, तो बृहद परंपरा जो है शिक्षित लोगों की परंपरा है। बृहद परंपरा जो है शिक्षित लोगों की परंपरा है, इसमें एडुकेटेड व्यक्ति होते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो पंडित होते हैं, इमाम होते हैं, पुजारी होते हैं या रबियों होते हैं, जो जैसे विद्वान जो होते हैं तो पढ़े लिखे होते हैं, उनका कुलीन समाज होता है और उसके द्वारा अपनी परंपरा को थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, उसको दो रूप में रख उसको लघु बृहद रूप में लाते हैं, शिक्षित होते हैं उनका कुछ। तो कहने का मतलब कि एक निरक्षर और एक साक्षर दोनों में अंतर हो जाता है। दोनों की परंपरा में साक्षर जो जो निरक्षर होता है, बहुत सारी अभी जातियों को आप देखिएगा जो गांव में रहती है उनकी साक्षरता का अभाव है, पढ़ी लिखी नहीं है, वे उनके रहन सहन का स्तर वही पुराने जमाने का पड़ा हुआ है, आज भी मिलते हैं। उनकी संख्या कम है, बहुत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसी परंपरा में वो पढ़ रहे हैं, वो लघु परंपरा में चल रहे हैं। और जो व्यक्ति थोड़ा शहरों से जुड़ जाता है, पढ़ा लिखा हो जाता है, जो पंडित कहिए, विद्वान कहिए या जो लोग होते हैं, वे कुछ अपना इस ढंग से उसका आकलन करते हैं
उसको बृहद परंपरा के रूप में जोड़ते हैं। तो इस तरह हमने बताया कि लघु परंपरा, लघु समुदाय की संकल्पना और बृहद संप्रदाय संप्रदाय बृहद समुदाय की कल्पना, इन दोनों के बीच एक अंतर होता है। कहने का मतलब कि लघु छोटे रूप में, छोटा आकार, जो पूर्ण आत्मनिर्भर नहीं होता है, जो दूसरे पर निर्भर होता है, जो साक्षर नहीं पूरा होते हैं, जो पुरानी परंपरा के ऊपर अपना वास करते हैं, जो चला रहा है उसी में रहते हैं, उनका अपना एक घर होता है, उनकी सभ्यता और संस्कृति पुरानी होती है, उसमें वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और बृहद परंपरा वाले जो होते हैं, उनका उसमें पूर्णतः वे आत्मनिर्भर हो जाते हैं, शहर की सभ्यता से वे जुड़ जाते हैं, शहर की संस्कृति से जुड़ जाते हैं। इसीलिए रेडफील्ड वगैरह ने बताया है कि एक साक्षर समाज को हम शहर की सभ्यता से जोड़ते हैं, वह बृहद परंपरा के रूप में चला आता है। तो इस तरह ये एक जो है बृहद और लघु परंपरा। अंत में मैं इस चैप्टर का थोड़ा सा जो है, जो उसका एक समीक्षात्मक मूल्यांकन के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भी विद्वानों ने ग्रामीण समाज की चर्चा की, लघु और बृहद या जनजातीय या जितना हमने प्रारूप बताया ऊपर में, वो भारतीय सभ्यता की एक अपनी संस्कृति है, उसकी एक परंपरा है, जो हमारे धर्म से भी जुड़ी हुई है, रामायण से भी जुड़ी हुई है, कुरान से भी जुड़ी हुई है। उनकी एक परंपरा के आधार पर वे हम सब चल रहे हैं और ये सब उसके आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर अभी हम विशेष रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो क्या कहते हैं कि जैसा बताया गया है कि जैसे जैसे भारतीय सभ्यता का विकास हो रहा है, जैसे संस्कृति का विकास हो रहा है, उसके आधार पर इन परंपराओं में परिवर्तन तो आ रहा है। जैसा कि विद्वानों ने हमने बताया है, विद्वानों ने तो जगह जगह पर जाकर अध्ययन कर, विद्वान लोग जगह जगह पर गाँव में जाकर अध्ययन करते हैं। उसके अनुसार उनकी वो कल्पना जो होती है उसको प्रारूप लाते हैं, उसको उसको विकसित, उसको क्या कहें कि उसको उसका अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के बाद उसको उस पर निष्कर्ष अपना देते हैं। तो इस तरह ये हमारी एक समीक्षा जो के रूप में जो हम इसको ले सकते हैं कि इस तरह ये भारतीय समाज में चल रहा है, जो अतीत से जुड़ा हुआ है, निरंतर चल रहा है, और इसका प्रभाव, उसका आधुनिक दृष्टिकोण, इसकी विचारधारा, इसकी संस्कृति एक परंपरागत रूप में चल रही है। तो इस तरह हमने इस चैप्टर का, इस ब्लॉक का, इसका अध्ययन इस तरह हम लोग किए। अब हमने बताया था पहले भी कि भारत के गाँव का एक स्वरूप जो है विभिन्न प्रकार का होता है। भारतीय गाँव जो है विभिन्न रूपों में होते हैं, विभिन्न स्वरूप में होते हैं। हमने बताया था कि यहाँ का जो है वो पुरानी जनगणना 1991 की जनगणना के अनुसार जो बताया गया है कि 5000 की आबादी से के गांव बहुत कम थे, माने मध्यम आकार के गांव ज्यादा थे। आज भी हम अनुभव करते हैं कि गाँव के प्रारूप जो हमारे यहाँ, अब जितना छोटा गांव होगा वहाँ माना जाता है कि विकास अधिक होगा। बड़े गांव में विकास की किरण कम पहुंचती है, कम हो पाता है, उसका लाभ बहुत लोगों को नहीं मिल पाता है, बहुत को मिलता है, बहुत को नहीं मिलता है। तो भारत के गाँव में जो एक न्यूक्लिएटेड कहिए या संगठित कहिए या छिटपुट जो डिस्पर्स रूप में गांव होते हैं, दोनों में अंतर हो जाता है। जो घनी आबादी वाले गांव हैं, जिनकी जनसंख्या ज्यादा है, उनमें जो है वो ज्यादातर फैले हुए रहते हैं, ज्यादातर फैलाव उनमें होता है, लेकिन वे अपने सुविधाओं का लाभ जो सरकार के द्वारा या अन्य के द्वारा जो दिया जाता है उसका वे नहीं, कॉम्पैक्ट रूप में वो नहीं ले पाते हैं। और जो छिटपुट बसे हुए गांव हैं, बहुत सारे गांव जो हैं जो छिटपुट जहाँ तहाँ बसे रहते हैं, बहुत दूर दूर में गांव, पहाड़ी क्षेत्रों में आप देखिएगा कि दूर दूर गांव गांव का प्रारूप होता है, कई जगह वो गांव बसे रहते हैं। उनमें क्या दिक्कत होती है, वे उनकी खेती वगैरह बहुत दूर दूर तक होती है, बहुत दूर तक खेती करते हैं, खेती की दूरी की वजह से वो उतना लाभ नहीं ले पाते हैं। मैं हमने जो जो गांव कम्पैक्ट गांव है, जो न्यूक्लिएटेड गांव है, जो गांव कम्पैक्ट हैं, जो केंद्रित गांव हैं, केंद्रित कई एक जगह से जुड़े हुए हैं, उनके आसपास की भूमि जो है खेती लायक होती है, कई प्रकार की खेती होती है उनके द्वारा, तो उसका वे खेती होती है, पशुपालन का काम करते हैं,
वे उसका गांव लेते हैं। लेकिन ऐसे गांव हमारे भारतवर्ष में कम है। बहुत सारे गांव जो है मध्यम आकार के हैं, उनका गांव की जनसंख्या 5,000 से नीचे है, बहुत कम छोटे छोटे गांव हैं। और खास करके समतल भूमि वाले इलाकों में तो थोड़ी सुविधा भी है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में और समस्या हो जाती है उस तरह गाँवों की जो अपना कर होते हैं। दूसरे वो असुरक्षित भी होते हैं, तो डिस्पर्स गांव होता है, असुरक्षा भी इनमें होता है, उन्हें जंगली जानवरों से चोरी से भय रहता है, डकैतों का भय रहता है। जो कम्पैक्ट गांव होते हैं वहाँ पर ही सबसे दूर रहते हैं, अपनी सुरक्षा वो करते हैं, पूरा वो अपना बंदोबस्त करते हैं, पूरी अपनी व्यवस्था करते हैं। तो इस चैप्टर का जो हमने ग्रामीण समाज का एक परिचय हमने दिया, इसका अध्ययन किया, इसके बारे में आपको एज होल आपने चर्चा की। थोड़ा सा आगे हम बता देते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या का तो है ही, वो गांव में कई प्रकार की ग्रामीण समुदाय में कई प्रकार की जातियों, ग्रामीण समाज की संरचना स्ट्रक्चर उसको कहिए या सोशल स्ट्रक्चर कहिए। ग्रामीण समाज की संरचना कैसी है, कैसा समाज है, किस तरह के लोग हैं, कहाँ पर समाज शास्त्रियों ने इसका अध्ययन अलग तरह से किया है। अलग अलग जातियों में जजमानी प्रथा क्या है, ग्रामीण भारत में पारिवारिक स्थिति के बारे में क्या चर्चा करेंगे, गांव में मौजूद सत्ता के रूप में विश्लेषण कैसे करेंगे, भारतीय ग्रामों को संगठन की व्यवस्था करेंगे। इस पर एक थोड़ी सी चर्चा हम इसके रूप को हम करते हैं। जैसे हमने बताया कि भारतीय गांव में बहुत अधिक लोग बसे हुए हैं और में कई प्रकार की जातियां हैं। हमारे गांव के लोग कई प्रकार की जातियों में बटे हुए हैं। ये हम एक उनकी सामाजिक संरचना है। चीन वगैरह में जो है वो जातीय व्यवस्था नहीं है, उनकी परिकल्पना वहाँ पर नहीं हो जाती है। लेकिन हमारे भारतीय गाँव में विविध परिवारों में, व्यवसायिक संकुलों में इस तरह के गाँव बहुत मिलेंगे। जो जातीय हैं उनकी एक अलग तरह की परंपरा होती है, एक अलग तरह की बात होती है, जात से जुड़े हुए हैं। वो जहाँ रहेंगे अपनी जाति विशेष के बीच में रहेंगे, जाति विशेष के रूप में वहाँ बसना चाहते हैं। तो वो हिंदू समुदाय हो या गैर हिंदू समुदाय हो या कोई भी व्यवस्था हो, वो अपने समाज के बीच रहना चाहता है। लेकिन और जो विदेश सेना वगैरह है, इनके इनके गांव जो है वो जाति से कोई पहचान नहीं है, उनकी अलग तरह की व्यवस्था है। तो इस तरह हम ग्रामीण छवि का जो अध्ययन करते हैं, जैसे हमने बताया कि जैसे जाति की संकल्पना क्या है, और जाति के जैसे हम लोग हम लोग कहते हैं कि इसी के चलते हम लोगों में देखते हैं कि ब्याह कहिए वो अंतर जातीय शादियां वगैरह बहुत कम होती है हमारे समाज में। विभिन्न जातियों के चलते वो चाहते हैं कि अपना संबंध भी उसी जाति से करें, वहीं पर संबंध निर्धारित करें जो अपना समाज है। तो इसलिए वहाँ पर वो अंतरजातीय विवाह कहिए या अनुलोम विवाह या प्रतिलोम विवाह जिसको रूप में दिया जाए, सब हमारे यहाँ कम मिलता है, कम उनकी संख्या है अन्य देशों की अपेक्षा, अन्य लोगों की अपेक्षा। लेकिन लेकिन वो बसेंगे उसी उसी परंपरा में, रहेंगे उसी परंपरा में, रहेंगे वहीं पर, उसी परंपरा के अनुसार वो रहते हैं और उसको उसी के आधार पर उसका अपना एक, ज्यादातर वे धर्म से जुड़े हुए हैं। पहले भी हमने चर्चा की कि धर्म से जुड़े हुए हैं, धार्मिक चर्चा के चलते उनकी चर्चा से जुड़ी हुई है। बहुत देवी देवताओं से की चर्चा करते हैं, देवी देवता के चलते उनमें वो एक परंपरा से बन जाते हैं। इसमें एक हमने देखा, एक 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 आता है, आप भारतीय गांव में देखिएगा कि जजमानी प्रथा की चर्चा होती है। जजमानी प्रथा वह रूप है जो व्यक्ति परंपरागत रूप में जो काम करते आ रहा है गांव में, वह अपना काम करता है। जैसे अगर कारपेंटर है जो लकड़ी का काम करता है, बर्तन बनाने वाला अगर बर्तन का काम करता है, लोहे का काम, लोहा अगर लोहार जो है लोहे का काम करता है। इस तरह ये प्रथा जो है बहुत पुराने रूप से चली आती है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि इसको जजमानी प्रथा क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी काम करते हैं, जिस पेशे को वो करते हैं, उनका संबंध वहाँ पर जमीन के मालिक से होता है, जमीन के मालिक किसानों से होता है। वो जो भी तैयार करते हैं, जो भी बर्तन तैयार करते हैं, लोहे का सामान तैयार करते हैं, लकड़ी का सामान तैयार करते हैं, उसका उसी के बदले उनको पारिश्रमिक मिलता है।
वो उनके एक तरह से वो कहिए कि एक परंपरा जजमानी रूप में चली आ रही है और वो उन्हें पैसा उसी रूप में प्राप्त होता है। अब इसमें मजदूरी जो है वह अन्य के रूप में भी मिलता है और पैसे के रूप में मिलता है, दोनों रूप में मिलता है। हर जगह की अपनी अलग अलग व्यवस्था है। बहुत प्रकार की जातियां हैं, जो ऐसी जाति के लोग हैं जो अपनी वस्तु बनाते हैं, सेवा बनाते हैं, धन कमाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक परंपरा बनी हुई है। वह उस दूसरी बात कि वे उसका संरक्षक होते हैं, संरक्षक कहा जाता है उन लोगों को। इसे तो एक अलग भाषा में उसको जमींदार भी कहा जाता है, लेकिन जमींदार वो दूसरे रूप में हो गया, वो एक तरह से संरक्षक कहा जाएगा। और उनसे जुड़े हुए हैं, पहले से जुड़े हुए हैं। अब तो धीरे धीरे परंपरा कम होती जा रही है भारतीय गांव में, लेकिन आज भी है कहीं कहीं गांव में जो है वो इस तरह के विशिष्ट जो रूप में काम कर रहे हैं, उनका पैसा अपना उसी रूप में चला आ रहा है, वो जुड़े हुए हैं। उसके बदले उन्हें पारिश्रमिक मिलते हैं। वे एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक का काम दूसरे के बिना नहीं चलता है। वह उनको अनाज के रूप में पैसा मिलता है, फसल की कटाई के समय में मिल जाता है, फसल मिल जाती है, उनका भुगतान होता है। और एक दूसरे की सुख दुख में कोई इस तरह की समस्या आती है, उस रूप में वे अपने को दिखाते हैं, जिसकी जो समस्या होती है। वो क्या कहते हैं, वो मजदूरी करने वाले की समस्या हो या मजदूरी के लाभ लेने वाले की समस्या हो, एक दूसरे की सेवा एक दूसरे के रूप में करते हैं। इस तरह के संबंध अभी भी गाँवों में बने हुए हैं। हालांकि भारतीय गाँव में यह प्रथा धीरे धीरे कम हो रही है, बहुत परिवर्तन हो गया है, बहुत बदल गए हैं, लेकिन पुरानी परंपरा से जुड़े हुए हैं जो हैं वो अपना चल रहे हैं, इस तरह का चल रहा है। तो इस तरह ये परंपरा जो है ये चल रही है। इसके बाद आगे हम थोड़ी सी चर्चा आपको इस ब्लॉक का जो ग्रामीण जनसंख्या के हमने कहा था कि उसकी जनसंख्या के बारे में भारत की जनसंख्या का प्रारूप क्या होना चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा हम कर देते हैं। कि पहले भी हमने बताया कि भारत गाँव का देश है। गाँव में बहुत अधिक आबादी हमारी बसती है। आज भी आबादी 60 से 65% की आबादी गाँव में बसती होती है। और हर साल जो है हर 10 वर्ष पर सरकार जो है एक जनगणना का कराती है कि गाँव की आबादी क्या है, शहरों की आबादी क्या है, किस क्षेत्र में कितनी ज़रूरत है, कितनी आवश्यकता होती है। तो हम ये देख रहे हैं कि कुछ डाटा वगैरह आप देखिएगा जो जनगणना की का रूप करीब ब्रिटिश पीरियड में भी कराया गया, 1901 वगैरह में, 1911, 31, 41 कई बार जनगणना कराई गई है। तो उसके हिसाब से जो ग्रामीण आबादी में परिवर्तन होते जा रहा है। आज 2001 आया, 2011 की जनगणना हुई, फिर 21 में जनगणना होनी थी लेकिन कुछ कारण से नहीं हुई, तो जनगणना भी होगी। तो इस तरह से आप उसमें जो जो होता है वो ग्रामीण जनसंख्या जो होती है उसमें थोड़ी देखिएगा कि वो वो स्वास्थ्य स्वास्थ्य की स्थिति। अब इसमें पुरुष और महिला सबकी गणना होती है, पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितने हैं, किस क्षेत्र में कितने पुरुष हैं, कितने महिलाएं हैं, उसके आधार पर उनकी गणना होती है। तो इस तरह आप विभिन्न क्षेत्रों में पहाड़ी जो नागालैंड है, चंडीगढ़ है, नागालैंड है, या सिक्किम है, मेघालय है, या आपको असम है, अरुणाचल प्रदेश है, उनकी गणना को आप देखें तो वहाँ पर ग्रामीण आबादी बहुत कम है। वैसे देशों में, वैसे प्रदेशों में जो छोटे छोटे गांव हैं हमारे उत्तर, वहाँ पर आबादी बहुत कम है, वहाँ पर बहुत कम लोग बसे हुए हैं। इस तरह की चीज़ें थी। दूसरी ओर हमारे जो है घने गांव हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की गांव हैं, बिहार के गांव हैं, या महाराष्ट्र में हैं, उनकी जनसंख्या के आधार पर विकास की किरण जो है, विकास का काम उनके यहाँ कम पहुँच पाता है। और केंद्र सरकार बीच बीच में कई तरह की योजनाएं लाती हैं। वो ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर आप डाटा उसमें देखेंगे कि 1991 से लेकर और 2001 तक, एक के बाद फिर 11 तक की जनगणना के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में जो जहाँ पर की घनी आबादी है, यहाँ पर की जनसंख्या ज़्यादा है,
तो इस तरह जहाँ पर क्या जनसंख्या ज़्यादा है, जहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक है, वहाँ पर विकास के रूप में खर्च ज़्यादा लगते हैं, ज़्यादा वहाँ पर विकास होता है, ज़्यादा वहाँ पर खर्च सरकार का होता है, सरकार उसमें करती जाती है और इस तरह विकास की ओर गांव हमारे बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह एक हमने फर्स्ट ब्लॉक का प्रारूप दिया। इसको हम लोग फिर कल क्लास में थोड़ी चर्चा करेंगे, कल इसके रूप में देंगे और कल की कक्षा में कुछ विशेष इसमें, आज प्रथम दिन था इसलिए इसमें थोड़ा सा चर्चाएं हुई और इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो इस तरह हमने गांव की सामाजिक स्थिति, गांव की सामाजिक संरचना, गांव की जनसंख्या, गांव की परंपरा, एक जनजातीय का मिला जुला रूप हमने बताया। उस आधार पर हम देखेंगे कि गांव का एक प्रारूप क्या होना चाहिए। कल थोड़ा सा इसी और सेकंड ब्लॉक की चर्चा करेंगे। सेकंड ब्लॉक के आधार पर और फर्स्ट ब्लॉक के आधार पर एक उसमें विशेष चर्चा होगी, जो उसमें थोड़ा सा उसका प्रारूप बदल सकता है। धन्यवाद। हेलो। अरे चालू करके चला इधर आ रहा था अभी। किसका? आपका आ रहा है? हाँ, इससे पता नहीं कट गया। देखिए कोई भी कनेक्ट नहीं है, ये कनेक्ट रहता ना, यहाँ से ये यहाँ से है, इससे इससे हाँ, इसे जो चलाते हैं इसे ये इस पॉइंट से। जैसे कि अभी भी देखना हो ना कितना आदमी कनेक्टेड है, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप इसको क्लिक करेंगे पता चल जाएगा कितने आदमी के।
ये म्यूट करने के लिए, ये वीडियो ऑफ करने के लिए, ये हैंड रेज करने के लिए, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, ऑप्शन लीव कॉल काटने के लिए।